हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का पदखंड का 5th चैप्टर कवित्त जो लिखा गया है भूषण के द्वारा, उसी का आज मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, ओके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ओके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ओके। तो चलिए चलते हैं हम हमारे प्रश्न और उत्तर पर। ठीक, कवित्त भूषण के द्वारा लिखा गया है, इसी का प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। शिवाजी जो है उनकी तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। ठीक, देखिए मृगराज का अर्थ होता है शेर, यानी मृगों का राजा, यानी हिरणों का राजा शेर। यानी हिरण का हमेशा शिकार कौन करता है, तो शेर ही करता है, ओके। तो इसलिए उसे मृगराज कहा गया है। चलिए देख लेते हैं क्यों कहा है उत्तर में। मृगराज जंगल का राजा है, उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता, ओके। जो मृगराज है वो जंगल का राजा यानी शेर है और उसका सामना कोई नहीं कर सकता। भूषण कहते हैं कि गजराज यानी हाथी विशाल काय है, यानी विशाल शरीर है, भारी है, शक्ति भी उसमें बहुत अधिक है, ओके। यानी जो हाथी है गजराज है वो बहुत ही बड़ा विशाल शरीर है उसके पास, ठीक है ना, एकदम विशाल काय है और भारी भरकम है, शक्तिशाली है बहुत ज्यादा। फिर भी क्या होता है कि फिर भी वह मृगराज के हाथों मारा जाता है और फिर भी जो जंगल का राजा शेर है वो उसको मार डालता है, उसको अपना भोजन बना लेता है, ओके। फिर आगे देख लीजिए, आगे कहते हैं कि मृग समूह बनाकर रहते हैं, यानी जो हिरण लोग हैं वो समूह बनाकर रहते हैं, लेकिन जो मृगराज है वह मात्र अकेला होता है, ओके। वो मात्र अकेला होता है मृगराज, पर वह मृगों के झुंड पर अकेला ही काफी होता है। और उतना अकेल मतलब जो मृग होते हैं वो समूह में होते हैं, ठीक है ना, झुंडों में होते हैं, ठीक। और मृगराज यानी शेर हमेशा अकेला होता है, अकेला शिकार करता है, तब भी वो अकेला मृगों के समूह पर भारी पड़ जाता है, ओके। उसकी शक्ति चुस्ती फुर्ती विलक्षण है, ठीक है ना, यानी उसमें जो बहुत ज्यादा ही शक्ति है, तेजी है, फुर्ती है, ठीक है ना, एकदम ताकतवर, एकदम चुस्त होता है जैसे शेर, वैसा ही शिवाजी को यहाँ पर भूषण बताए हैं, ओके। यानी ये सब जो शेरों के बारे में वर्णन किया जा रहा है ये शिवाजी के लिए किया जा रहा है, ओके। फिर आगे है कि सब कुछ इतना विलक्षण है कि किसी क्षेत्र में भी उसका सामना करना कठिन होता है। और जैसे कि शेर का सामना करना किसी भी क्षेत्र में कठिन होता है, उसी तरह किसी भी क्षेत्र में शिवाजी को भी हराना या उसका सामना करना कठिन है, ओके, या इम्पॉसिबल कहा जाए, ठीक। फिर आगे है कि वह सदा विजयी ही रहता है, यही विशेषता है महाराज शिवाजी की भी है, ओके। यानी जैसे कि शेर हमेशा विजय पाता है वैसा ही जो शिवाजी है वो भी हमेशा विजय ही पाते हैं, ठीक है। वह भी महान वीर, रण कौशल निपुण, साहसी, पराक्रमी थे, ठीक है। पूरे इतिहास में वह वही एकमात्र अपराजित वीर है, ओके। और फिर यहाँ पर कहते हैं कि जो शिवाजी है वो शेर के तरह बहुत ही कौशल और वीर है और पूरे इतिहास में वो मात्र एक ऐसे राजा है जो कभी हारे नहीं है, कभी पराजित नहीं हुए, वो अपराजित वीर है, ओके। तो इसलिए यही सब कारण से जो भूषण है उन्होंने शिवाजी को मृगराज कहा है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से किया है, ठीक है ना। यानी जो शिवाजी है उनकी तुलना भूषण ने किन किन चीजों से, किन किन देवताओं से या किन किन जानवरों से की है, चलिए देख लेते हैं।
भूषण ने शिवाजी की तुलना सर्वप्रथम इंद्र से की है। इंद्र यानी इंद्र भगवान, ठीक है। फिर बरवाग्नि, बरवाग्नि का अर्थ मैंने अपने भावार्थ यानी भावार्थ वाले वीडियो और ऑब्जेक्टिव वीडियो दोनों में ही बताया है, ओके। कि बरवाग्नि का अर्थ क्या होता है, तो समुंदर की आग, ठीक। जैसे जंगलों में आग लगता है तो उसे दावानल कहते हैं, उसी समुंदर की आग को बरवाग्नि कहते हैं, ओके। और मैंने भावार्थ वाला वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर चढ़ा दिया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट हिंदी क्लास 12 से आप पढ़ लीजिए। और अगर आपको नहीं मिल रहा है, खोजने में दिक्कत है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। से की है, ओके, यानी इंद्र भगवान से की है और बरवाग्नि से की है। रघुकुल राजा राम तथा पवन और शिव से भी की है, यानी उन जो भूषण है उन्होंने शिवाजी की तुलना इंद्र भगवान से, बरवाग्नि से, और उसके साथ साथ श्री राम यानी रघुकुल राजा श्री राम, रघुकुल के राजा श्री राम और पवन से की है, और शिव भगवान से भी की है उसकी तुलना, ठीक। फिर आगे देख लेते हैं। साथ ही उन्हें परशुराम के सम्मान भी बताया है। और परशुराम, अगर आप रामायण देखे होंगे तो परशुराम के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि परशुराम कौन था। फिर आगे है कि जंगल की आग, चीता, मृगराज, तेज प्रकाश और कृष्ण से भी उनकी तुलना की गई, ओके। और उतना होने के बाद भी उन्हें जंगल के आग यानी बरवाग्नि, ठीक, सॉरी, जंगल की आग यानी दावानल, ठीक है, मिस्टेक हो गया। समुद्र की आग को बरवाग्नि कहते हैं और जंगल की आग को दावानल कहते हैं। दावानल से और चीता की तरह तेज है, मृगराज है, ठीक है ना, यानी शेर है, और प्रकाश की तरह एकदम तेज है, ठीक। प्रकाश की किरण एकदम तेज आती है ना, वही है। और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान से भी तुलना की है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। यानी आपका जो ये पाठ है कविता, इसमें छत्रसाल की तलवार का वर्णन बहुत ही अच्छे से किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या वर्णन किया गया है। कि प्रस्तुत कविता में महाराज छत्रसाल की तलवार सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड है, ठीक है ना। यानी इस आपका पाठ है जो कविता है, इसमें महाराजा छत्रसाल के तलवार को एकदम सूर्य के प्रकाश के तरह एकदम प्रलयकारी समझा गया, एकदम प्रचंड और प्रखर समझा गया है, ठीक। फिर आगे बोलते हैं कि उनकी तलवार की भयंकरता से शत्रु दल थर्रा उठते हैं, ठीक है ना। यानी जो जितने भी शत्रु के दल है वो लोग थरथराने लगते हैं जैसे ही छत्रसाल का तलवार निकलता है मैदान से, ओके। फिर आगे कि उनकी तलवार युद्ध भूमि में प्रलयकारी सूर्य की किरणों की तरह मैदान से निकलती है। और इनका जो तलवार है छत्रसाल का, अगर युद्ध भूमि में मैदान से निकल गई तो समझ लीजिए कि शत्रुओं का प्रलय निश्चित है। एकदम प्रलयकारी सूर्य की किरणों की तरह उनका तलवार निकलता है और अपने शत्रुओं को मार गिराता है, ओके। फिर आगे बोलते हैं कि वह विशाल हाथियों के झुंडों को क्षण भर में काट काट कर समाप्त कर देते हैं। और जो उनकी तलवार है वो अपने तलवार से हाथियों के झुंडों को भी काट कर समाप्त कर देते हैं, बड़े बड़े हाथियों को भी परास्त कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ उनकी तलवार से ही, ओके। फिर आगे कि छत्रसाल की तलवार ऐसी नागिन की तरह है जो शत्रु के गले में लिपट जाते हैं और मुंड की भीड़ लगा देती है, ओके। देखिए और 2 मरते लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है यहाँ पर बहुत ही अच्छा वाक्य दिया गया है जो आपके भावार्थ वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो छत्रसाल की तलवार है वो दुश्मनों के गर्दन से ऐसे लिपट जाती है जैसे कि मानो कोई नागिन लिपट गई है गर्दन से, ठीक है। और जब तक के गर्दन मुंडी को धड़ से अलग नहीं किया जाता है तब तक
तलवार हटती नहीं है और मुंडी काट कर ही हटती है। ऐसा मानो लगता है कि मुंडियों का एकदम ढेर लग गया है, किसी भगवान को, रुद्र भगवान को खुश करने के लिए मुंडियों का भेंट चढ़ाया जा रहा है। ओके, चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। और ये 4 नंबर बताने से पहले बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए, ओके, तो एकदम फ्री पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़िए और आपको सारा पीडीएफ एकदम मुफ्त में मिलेगा, फ्री में। इसके लिए कोई भी आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, एकदम फ्री में मिलेगा। ओके, और फिर इसके बाद आपका गेसिंग जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, या जो भी गेस क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी का जो भी आएगा वो सब आपको फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम से। ओके, तो आप वहां से जाकर जुड़ जाइए, ठीक, जल्दी से, ताकि आपको सारे पीडीएफ मिल जाए। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि भूषण रीतिकाल की धारा के कवि है, वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट है। ओके, देखिए जो रीतिकाल के कवि होते हैं, यानी रीतिकाल क्या है, तो देख लीजिए कि जो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के जो भी कवि थे वो सबको रीतिकाल का कवि कहा जाता है। ओके, तो देख लीजिए कि रीतिकाल के तो कवि है भूषण, लेकिन बाकी रीतिकाल के कवियों से अलग है। क्यों है अलग, चलिए इनके बाद जान लेते हैं कि भूषण रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। ओके, यानी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। उन्होंने आचार्यत्व को महत्व नहीं दिया है, स्वच्छंद काव्य रचना की है। यानी देखिए होता है ना कि एक परंपरा, एक सीजन चलता है, ठीक है ना, जैसे कि 90s के ज़माने में कुछ अलग ही गाना का धुन हुआ करता था, फिर नया में डीजे रैप ये सब आने लगा, गाना का लेयर चेंज होते गया, ठीक है ना, मॉडर्न होते गया गाना। तो उसी तरह से कविताओं का भी एक मॉडर्न होता है, ठीक है ना, यानी एक रीति होता है कि हाँ अभी फिलहाल ये इसी टाइप का कविता चल रहा है तो इसी टाइप का कविता लिखना ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। तो ऐसा ये नहीं मानते थे, भूषण नहीं मानते थे ऐसा, ठीक है ना। इनको जो मन, जिस टाइप का कविता लिखने का मन है उस टाइप का कविता ये लिखते थे, ठीक है ना। अपना स्वच्छंद काव्य की रचना करते थे, आचार्यत्व को नहीं महत्व देते थे। ओके, इसलिए ये सभी कवियों से अलग है। चलिए थोड़ा और कुछ जान लेते हैं इनके बारे में कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां है श्रृंगार, वर्णन और आचार्यत्व, ठीक। यानी रीतिकाल का जो प्रमुख प्रवृत्ति है कि श्रृंगार, वर्णन और आचार्यत्व, ठीक। तो ये दोनों ही रीतिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य है, इसी को लेकर कविताएं लिखी जाती थी, इसी को आधार माना जाता था। लेकिन क्या हुआ कि भूषण इन दोनों ही प्रवृत्तियों से दूर रहे। रीतिकाल काव्य में राष्ट्रीय चेतना का अभाव ही रहा है। मात्र बिहारी का एक दोहा मिलता है जो क्या है कि राष्ट्रीय चेतना से भरा हुआ है। ओके, और जो भूषण है वो न श्रृंगार वर्णन को महत्व देते थे न आचार्यत्व को महत्व देते थे, ये अपना मन से स्वच्छंद की रचना करते थे। ओके, फिर आगे है कि स्वार्थ सुकृतन न श्रम वृथा देखी विहंग विचारी, बाज प्राय पानी पर तू पछनी न मारे, यदि इसे छोड़ दे तो राष्ट्र की ओर इन कवियों का ध्यान ही नहीं गया है। ओके, यानी जो बिहारी है वो बिहारी का जो श्लोक है, देख लीजिए यहाँ से श्लोक है बिहारी का। ये श्लोक ही मात्र जो ऐसा श्लोक है जिसमें क्या किया गया है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो श्लोक है इसी श्लोक में राष्ट्र की ओर ध्यान दिया गया। बाकी इसको अगर छोड़ दिया जाए तो कोई कवि ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, राष्ट्र के प्रति ध्यान ही नहीं दिया, ठीक। फिर आगे है कि भूषण ने स्वयं को राष्ट्रभक्त सिद्ध कर दिखाया, अतः भले ही वे रीतिकाल के हैं पर उन प्रवृत्तियों से स्वर्था मुक्त है। ओके, और भले ही ये क्या है कि भूषण जो है रीतिकाल के कवि है, लेकिन इन जो
रीतिकाल का जो भी प्रवृत्तियां है उसको नहीं मानते, उससे उन्मुक्त है, अपने मन का लिखते। ओके, स्वच्छंद की रचना करते। ओके, तो इस सब कारण से भूषण बाकी रीतिकालीन कवियों से अलग है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं 5 नंबर कि कविता के प्रथम पद का भावार्थ लिखे। ठीक है, आपको ऐसे एग्जाम में आ सकता है। तो प्रथम पद का भावार्थ मैंने अपने भावार्थ वाले वीडियो में अच्छे से समझाया, तो आप वहां से जाकर समझिए। एक ही वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। ठीक, तो ये प्रथम पद का भावार्थ लिखना है और 6 नंबर में द्वितीय पद का भावार्थ लिखना है। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम पद और द्वितीय पद का भावार्थ लिखिए। तो ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, तो अब इसमें समझाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए मैंने प्रश्न लिख दिया है। आप मेरे भावार्थ वाले वीडियो को देखिए और वहां से समझ लीजिए। ठीक, वहाँ पहले पार्ट 1 पढ़ाया है एक ही वीडियो में, और उसी वीडियो में पार्ट 2 भी मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक ही वीडियो में है। ओके, तो आप वहां से जाकर देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न न छूटे। ओके, तो ये 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, और अपने भाइयों दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे वीडियो से पढ़कर अच्छे मार्क्स से पास कर सके। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।